और इसी पर हम चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स जी जुड़ गए हैं जो कि सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। इसके अलावा हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी भी जुड़ गए हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और अनुज अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सभी का बहुत खैर मकदम है हमारे खास प्रोग्राम में। निरंजन पोद्दार जी, आप किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर? जो तमाम वादे इस मैनिफेस्टो में किए गए हैं, आपको लगता है कि वो काफी हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो अपने फेवर में कर सकें यहाँ पर? और इन तमाम बातों को बताने के लिए घर घर जाकर लोगों के साथ जुड़ा जा रहा है, गारंटी कार्ड भी लोगों को दिया जाएगा। इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए जाहिरा जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से कांग्रेस ने कल अपना घोषणा पत्र जारी किया है, और घोषणा पत्र के अंदर कांग्रेस ने बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारी घोषणाएं की है, लेकिन आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं उन तमाम कांग्रेसी नेताओं को बताना चाह रहा हूं कि केवल आप घोषणा पत्र के माध्यम से ये सोचें कि देश का चुनावी माहौल या लोगों का मन बदल जाएगा, वोट बदल जाएंगे, आपको ये चीज मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको गलती लग रही है। एक बात। दूसरी बात, जिस तरीके से अगर मैं सबसे पहले घोषणा पत्र की बात करूं तो घोषणा पत्र के अंदर जिस तरीके से इन्होंने वायदे किए, सबसे पहले बात तो यह है कि कोई भी बुद्धिशील व्यक्ति जब इस घोषणा पत्र को देखेगा जाएगा जी, तो देखिए बैलेंस शीट के अंदर जो है, यानी कि उसको हमारे यहाँ देसी भाषा में तलपट कहा जाता है। पहले तलपट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी, यानी कि आपकी जो आपका जो खर्चा है, खर्चे के साथ आपको आपकी आमदनी भी जोड़नी पड़ेगी। जिस तरीके से घोषणा पत्र के अंदर कांग्रेस ने जो वायदे किए हैं, तमाम वायदे किए, उस हिसाब से मेरे हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था को कम से कम भारत के बजट को 60-70 लाख करोड़ रुपए की और आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आपने एक्सपर्ट है की, यानी कि एमएसपी की आप जिस तरीके से गारंटी की बात करें 24 करोड़ के ऊपर अगर आप गारंटेड एमएसपी दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 18 से 20 लाख करोड़ रुपया तो आपको उसी के लिए चाहिए। उसके बाद में जो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हर महिला को 1 लाख रुपया सालाना मिलेगा, तो बेरोजगार महिला को, तो मेरे हिसाब से 12 लाख करोड़ रुपया आपको इस तरीके से चाहिए। उसके बाद में जिस तरीके से आपने वजीफे और जो आपने गारंटियां दी हैं रोजगार की, देखिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप तलपट का केवल एक हिस्सा बता रहे हैं कि हम ये खर्चा करेंगे। और मैं बार बार एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी कोई आदमी, कोई व्यक्ति कोई प्लान करता है, जैसे मान लीजिए हम भी प्लान करते हैं कि 2024 के अंदर या 2025 के अंदर हम BMW खरीदेंगे, या हम हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे, या हम अपने घर पे वॉशिंग मशीन लाएंगे, या अपने घर पे, तो हम ये भी साथ में लगाते हैं कि वो हमारे को वो खरीदने के लिए हम पैसा कहां से लाएंगे, उसके लिए हमारे पास पैसे की क्या व्यवस्था होगी। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस चीज की कहीं कोई विवेचना या कहीं कोई विवरण इस प्रकार का नहीं है, पहली बात। और दूसरी, देखिए इसके अंदर एक जो चीज हिडन है, वो कोई भी उस चीज के ऊपर विचार और गौर नहीं कर रहा। कांग्रेस कह रही है कि जो 2014 से लेकर 2024 के बीच में जितने भी भारतीय जनता पार्टी ने जो विवादित कानून पास किए हैं, हम उन कानूनों के ऊपर पुनर्विचार करेंगे और उनके अंदर दोबारा से बदली करेंगे। तो क्या मतलब, इसका मतलब क्या कांग्रेस 370 को दोबारा से रिवील करेगी वहां पे, या कांग्रेस 3 तलाक को दोबारा से या रिकॉल करेगी? तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कंफ्यूज करने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण, आपने घोषणा पत्र जारी कर दिया, लेकिन जिस तरीके का आपका घोषणा पत्र मैं देख रहा हूं जाहिरा जी, ऐसा घोषणा पत्र होने के लिए आपको एक केंद्र में मजबूत सरकार की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा अगर आप अक्सर लागू करते हैं, जबकि कांग्रेस जिस तरीके से अभी 2024 के चुनावों को देख रहा हूं, 270 सीटों पे लड़ने वाली पार्टी, आप मुझे एक बात बताइए, कहां से मजबूत सरकार लाएगी? अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी हारती भी है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का अगर मान लीजिए सरकार बनती भी है, तो हमारा पूर्व अनुभव क्या था? 2004 से लेकर 2014 के बीच में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों का गठबंधन था, जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे सारे के सारे क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर लगे। तो यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि दोबारा से अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, जिसके अंदर लगभग 30-35 सीटें ममता बनर्जी की होंगी, 20-22 सीटें आरजेडी की होंगी, 10-12 सीटें 15 सीटें शिवसेना की होंगी, और 25-30 सीटें समाजवादी पार्टी की होंगी, यानी कि कांग्रेस की अपनी केवल 100-125 सीटें होंगी, तो क्या वो मजबूत सरकार, यानी कि वो मजबूर सरकार ये मजबूत फैसले लागू कर पाएगी, या केवल इसी उधेड़-बुन में लगी रहेगी? कभी कोई नाराज हो गया उसको मनाना है, कभी कहीं कॉम्प्रोमाइज करना है। और ये चीज अभी वर्तमान के अंदर अगर आप चुनावी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे,
तो ये चीज कांग्रेस की अभी जाहिरा जी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर सीट शेयरिंग का मामला था, कांग्रेस ने आप ये समझ लीजिए साष्टांग होकर के और वहां पे इस फैसले को स्वीकार किया। बंगाल में कांग्रेस आज ममता बनर्जी के पीछे बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस उन तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के दबाव में काम कर रही है और सीट शेयरिंग में भी हमने ये चीज देखने को मिली। ऐसे में जो तमाम वादे किए गए हैं यहाँ पर कैसे पूरे किए जाएंगे, सरकार आती है। निरंजन पोद्दार जी, देखिए मैनिफेस्टो जब कोई भी पार्टी जारी करती है तो आपको क्या लगता है कितना अहम रोल उसका होता है लोगों को अपने साइड लेने में और रिजल्ट पर उसका कितना असर पड़ता है? देखिए जाहिरा जी, निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ चुनावी राजनीति है उसके अंदर जो घोषणा पत्र होता है वो एक तरह की किसी भी पार्टी का चेहरा होता है, यानी कि उस पार्टी की कार्य पद्धति होती है कि भाई हमें आगे क्या करना है। लेकिन जैसे मैं आपको पूर्व में कह रहा था कि केवल कोई पार्टी ये सोचे कि हम घोषणा पत्र के बलबूते हम मेजोरिटी के अंदर आ जाएंगे, हम सरकार बना देंगे, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि आपको आपके घोषणा पत्र के साथ साथ आपको जनता के अंदर एक विश्वसनीयता की भी आवश्यकता है, और केवल विश्वसनीयता और घोषणा पत्र ही नहीं, इसके बाद में आपको आपकी नीति और उसके बाद में आपकी कार्य पद्धति। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस कहाँ कमजोर हो रही है, मैं बार बार आपके टीवी चैनल्स पे बैठ करके ये चाहता हूँ कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उन तक ये बात पहुंचे और कांग्रेस अपने आप को दोबारा से कम सबल स्थिति के अंदर कम से कम एक मजबूत विपक्ष की स्थिति में तो लेकर के आने की स्थिति में हो। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए लोकतंत्र के अंदर जैसे जयप्रकाश नारायण जी कहा करते थे कि जब विपक्ष कमजोर हो जाता है या विपक्ष नगण्य हो जाता है तो सत्ताएं आवारा हो जाती हैं या सत्ताएं बेलगाम हो जाती हैं। तो इसलिए लोकतंत्र में और लोगों के हित में और प्रजातंत्र और देश के हित में बहुत मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि उनको कोई भी व्यक्ति अगर उनका चाहे पार्टी के अंदर का हो पार्टी के बाहर का हो, जब भी कोई व्यक्ति उनको सलाह देता है तो वो उस व्यक्ति के ऊपर ही आक्रोशित हो जाते हैं। ये चीज सबसे बड़ी जो कांग्रेस की कमी नजर आ रही है वो ये आ रही है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, एक समय हुआ करता था जाहिरा जी जब कांग्रेस के पास भी भारतीय जनता पार्टी के जैसे भारतीय जनता पार्टी का अनुषांगिक संगठन है आरएसएस, जो धरती के अंदर रह करके और धरातल के रह करके और जनता के साथ कनेक्ट करता है और भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है, वैसे ही कांग्रेस के अंदर एक समय हुआ करता था जब सेवा दल नाम का एक संगठन होता था जो जन जन तक और घर घर तक जिसकी पहुंच थी और जनता के लिए वो सेवा दल कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा होता था। आज कहाँ है वो सेवा दल? आज कांग्रेस शायद उस अपने सेवा दल का तो जिसको कहते हैं उसको तो एक तरह का समझ लीजिए तर्पण कर चुकी है उसका। और इसके अंदर कांग्रेस को ये चीज भी समझनी चाहिए कि देखिए जब तक आपके दांत नहीं होंगे, जब तक आपके अंदर वो एक आपकी रीढ़ की हड्डी नजर नहीं आएगी, कोई भी आपके साथ कोई भी बुद्धिशील व्यक्ति आपके साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। अभी जैसे हमारे यहाँ चर्चा हो रही थी पप्पू यादव जी की, देखिए ऐसा है जाहिरा जी, केवल एक पप्पू यादव जी की बात मत कीजिए, आज क्षेत्रीय छतरपुर के सामने कांग्रेस किस तरीके से साष्टांग हो रही है आप देख रहे होंगे। पंजाब इकाई जो कांग्रेस पंजाब के अंदर अपने आप को मजबूत समझती थी और उसके बाद में 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने वहां पे सरेंडर किया और उसके बाद में आज की स्थिति देखिए, जिस आम आदमी के साथ कांग्रेस गलबैया कर रही है और जिनको सीटें ले रही है, जिनके साथ चुनाव लड़ करके सत्ता में आना चाह रही है, वो आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई, कांग्रेस की पंजाब इकाई के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं कि आप अपने राष्ट्रीय नेताओं के साथ बैठने की हैसियत में नहीं है, जबकि हम उनके साथ बैठते हैं। यानी कि आज बाजवा जी के साथ कितना आप सोचो कितना अपमानित महसूस कर रहे होंगे। कांग्रेस की स्थिति क्या है कि जो कल की आम आदमी पार्टी थी उसको कांग्रेस के जो एक समय के संकट मोचक कहलाते थे अहमद पटेल जी, उनके परंपरागत सीट हुआ करती थी भरूच, वो भरूच कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को गुजरात के अंदर दे दिया। यानी गुजरात के अंदर आज जो समझ लीजिए अहमद पटेल जी उनके जो प्रशंसक है, उनके जो कार्यकर्ता है, उनके द्वारा जो खड़े किए गए लोग हैं या उनका जो परिवार है, वो आप सोचिए कितना अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा होगा कि अहमद पटेल जी की सीट इन्होंने गठबंधन में दे दी। इधर आइए, आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने कहा कि हमने सीट समझौता कर लिया। समझौता समाजवादी पार्टी से नहीं हुआ, समझौता कांग्रेस ने स्वयं से किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जितनी सीटें और जहां की सीटें दी कांग्रेस को वो सीटें माननी पड़ी। आप ये मान लीजिए, अगर मैं बात चलिए ठीक है फॉलो करनी है तो निरंजन पोद्दार जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप कह सकते हैं।
देखिए जयराज जी, मैंने आपको जब शुरुआत में ही कहा था कि जब भी कांग्रेस को कोई आदमी कुछ उसके बारे में बताना चाहता है तो उनको पता नहीं क्यों ऐसी चिड़सी होती है। और आपने देखा होगा कि जैसे ही मैंने बोला, सुभाष अग्रवाल जी जो कांग्रेस के यहाँ पे विद्वान प्रवक्ता बैठे हुए, उन्होंने सीधा हमारे ऊपर ही अटैक किया। अरे कम से कम थोड़ा सा इन चीजों को भी आप समझिए कि हम तो चलिए झूठ बोल रहे हैं, हम तो सारी की सारी एक पक्ष से बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज तो समझनी पड़ेगी कि आप खाली उसी दौर के अंदर बैठे रहेंगे कि जो अभी आपने कह दिया बीजेपी भी ऐसी कर रही है। देखिए आप कहा जाता है कि समरथ को नहीं दोष घुसाई। आपने देखा होगा कि एक समय था जब इंदिरा गांधी जी की सत्ता हुआ करती थी और कांग्रेस सशक्त पार्टी हुआ करती थी, और कदाचित जो राजनीति का डिस्कोर्स है ये बिल्कुल विपरीत हुआ करता था। यानी कि कांग्रेस हराने के लिए के सारे दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्य मार्गी सारे इकट्ठे होकर के वो कांग्रेस हराने की मुहिम में चलते थे। आज वो राजनीति का डिस्कोर्स बिल्कुल बदल गया। आज उसी स्थिति की, तो जब इंदिरा गांधी सशक्त हुआ करती थी, जब सबल हुआ करती थी, तो उस समय उनका भी जो हाथ से छूटा हुआ पत्थर वो निशाने पे लगा करता था। आज कदाचित वही भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। सीट शेयरिंग तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन कोई अगर बीजेपी की कलाई मोड़ना चाहता है तो वो बीजेपी को स्वीकार्य नहीं है। हरियाणा का उदाहरण आपके सामने है कि 4.5 साल इन्होंने दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर के सरकार चलाई, लेकिन जैसे दुष्यंत जी ने इनके ऊपर 2 सीटें देने का दबाव बनाना शुरू किया, इन्होंने उनको गाड़ी से उतार दिया। कहता आप पैदल पैदल आइए, हम तो अपनी गाड़ी लेके आ रहे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपके अंदर कम से कम इतने दांत तो होने चाहिए कि कोई आपकी मुंह में उंगल करने की सोचे तो उसके पहले वो अपने बारे में 2 बार विचार करे। क्योंकि कहा जाता है क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके कंठ में गरल हो, उसको क्या जो नीर क्षीर सरल हो। लेकिन आज ये उल्टा जो इनको बताने वाले हैं उन्हीं के ऊपर ये फायर ब्रांड हो जाते हैं। अरे भाई, आप ये समझ के चलिए कि आपका वोट बैंक, आपका वोट प्रतिशत या नंबर्स ऑफ वोट आपका दिन प्रतिदिन डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस तरीके से मैं अध्ययन कराता जाएगा जी बिल्कुल। देखिए तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर अभी कांग्रेस को फोकस करना है। हमें उसकी मेहनत रंग लाएगी, ये वक्त के साथ साफ होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास प्रोग्राम में।